Hey guys, welcome back to B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. बेटा लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्लास 11 के एनिमल टिश्यूज से और एपिथेलियल टिश्यू की वीडियोस आप देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यूज से, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे मस्कुलर टिश्यू और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं विद मस्कुलर टिश्यू। चलो अब हम अपन बात करने वाले बेटा मस्कुलर टिश्यू की। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मस्कुलर टिश्यू लगती कहाँ है, बॉडी में कहाँ पे इसका क्या काम है। तो बॉडी में आपको जहां पे भी मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट की जगह पे आप लगा देंगे मस्कुलर टिश्यू। यानी कि जहां पे भी मूवमेंट चाहिए वहां पे कौन सी टिश्यू हेल्प करने वाली है? मस्कुलर टिश्यू। क्यों भाई, ऐसा क्या है इसके पास, ऐसे कैसे हेल्प कर देगी? क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्साइटेबल हो, ये एक्साइट होके कॉन्ट्रैक्ट कर सके। इसके पास कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। These are excitable cells and these show contractibility और इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती हैं। और ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके अपनी लेंथ को छोटा और बड़ा करके अपने साथ की एसोसिएटेड चीजों की मूवमेंट कराती हैं। सपोज ये हाथ मूव कर रहा है, ये हाथ कैसे मूव कर रहा है बेटा? ये बोन अपने आप थोड़े मूव कर रही है, इसके साथ यहाँ पे जो मसल एसोसिएटेड है उस मसल को मैंने मैसेज भेजा और वो मसल कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी वजह से इसके साथ की बोन अब मूव कर रही है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के प्रॉपर्टी की वजह से मूवमेंट शो करते हैं और इसके लिए इनकी हेल्प करते हैं कुछ प्रोटीन्स। मसल के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इस काम में हेल्प करते हैं, जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं और इन प्रोटीन्स का नाम भी आपने सुना होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, और जिसके बारे में डिटेल भी आप पढ़ोगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, ठीक है। अभी हम बेसिक बात करते हैं कि मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है। आ जाओ बेटा, सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या है। तो बेटा इसका ओरिजिन इन जनरल तो होता है मीसोडर्मल। इन जनरल इसका ओरिजिन है मीसोडर्मल। ये मीसोडर्म वाली जर्म लेयर से बनी है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस वी हैव टू रिमेंबर। एक्सेप्शन में आता है, पहला तो आता है बेटा आइरिस ऑफ आई, जो आंखों का विजिबल पार्ट है आइरिस, वो मीसोडर्मल नहीं है, वो एक्टोडर्मल है। और एक और एक्सेप्शन होता है बेटा मायो एपिथेलियल सेल्स, मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में बेटा कुछ मायो एपिथेलियल सेल्स नाम की सेल्स होती हैं जिसके बारे में आपको डिटेल नहीं करनी, वो ग्लैंड के सिक्रीशन में हेल्प करती हैं। बट आपको ये जानना है कि वो भी मसल है और वो मीसोडर्मल ओरिजिन की नहीं होती। इन दोनों का ही ओरिजिन बेटा एक्टोडर्मल होता है। इन दोनों का ही ओरिजिन एक्टोडर्मल है। तो हमको एक प्रॉपर्टी पता चल गई अपने मसल के बारे में कि वो मीसोडर्मल है विद सम एक्सेप्शंस दैट आर एक्टोडर्मल। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जो मस्कुलर टिश्यू होती है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में? सेल्स के बीच में। तो ये जो मसल की सेल्स है, मसल एक टिश्यू है, उसके अंदर जो सेल्स है उनके बीच में स्पेसेस नहीं होते यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू के केस में। अब अपने को देखना है कि मसल टिश्यू के सेल्स को कहते क्या है और वो कैसे अरेंज्ड है। आज एक डायग्राम से देखते हैं अपन ये देखो, वेरी सिंपल, वी आर ड्रॉइंग अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मसल। ये यहाँ पे मेरी बॉडी में एक मसल है, इसको मैं ऐसे कट करके ऊपर से झांक के देख रही हूँ तो मुझे एक गोल सेक्शन दिखाई देगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक मसल है। मसल क्या है बेटा? एक टिश्यू है, तो इसके अंदर बड़ी सारी सेल्स होंगी, तो इसके अंदर हम बहुत सारी ऐसे सेल्स बना देते हैं। बस हमने ये देखा कि इस मसल के अंदर जो सेल्स हैं वो ऐसे ग्रुप बना के रहती हैं। ये इतनों ने एक ग्रुप बना लिया, इतनों ने एक ग्रुप बना लिया, इतनों ने एक ग्रुप बना लिया, ऐसे ग्रुप के अंदर सेल्स रखी हुई हैं। तो बस हमने सबके नाम रख दिए। आ जाओ नाम लिखते हैं। ये हो गई बेटा मसल। मसल के अंदर जो ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं इसको हमने कह दिया मसल बंडल।
बेटा मसल बंडल का ही दूसरा नाम है फेसिकल। फेसिया और फेसिकल में कंफ्यूज नहीं करने का, ये जो मसल बंडल है उसी को फेसिकल कहते हैं। अब ये इसके अंदर क्या है, मसल सेल है, ये जो टिश्यू की सेल्स है, मसल टिश्यू की सेल्स, मसल सेल। बेटा मसल सेल को ही तुम कह सकते हो मसल फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर मसल सेल को ही कहा जाता है। और मसल के लिए एक टर्म यूज कर सकते हैं मायो टर्म यूज कर सकते हैं, इसीलिए मसल फाइबर को लिख सकते हैं मायोफाइबर। तो मायोफाइबर या मसल फाइबर कहीं पे भी लिखा हो, अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन एक मसल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को ये सीक्वेंस याद रखना है कि भाई एक मसल है, मसल के अंदर कई सारे मसल बंडल हैं और हर बंडल के अंदर कई सारी मसल सेल्स यानी मसल फाइबर्स यानी कि मायोफाइबर्स हैं। और बेटा इन फाइबर के अंदर भी और पतले पतले धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम कहते हैं मायोफिलामेंट। मायोफाइबर के अंदर मायोफिलामेंट, और इसी मायोफिलामेंट को एनसीईआरटी कहती है मायोफाइब्रिल। तो इसी के अंदर बेटा मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट प्रेजेंट होता है। तो क्या सीक्वेंस मिलेगा अपने को, मसल के अंदर मसल बंडल्स, मसल बंडल के अंदर कई सारी मसल सेल्स यानी कि मायोफाइबर, और मायोफाइबर के अंदर है मायोफाइब्रिल जिसको अपन मायोफिलामेंट भी बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू की शीट पे। कनेक्टिव टिश्यू चढ़ाना है अपने को, देखो कहाँ कहाँ चढ़ाना है, ग्रीन कलर से चढ़ा देते हैं। एक तो सेल्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा दो, एक ये बंडल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा दो, और एक इस पूरी की पूरी मसल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा दो, क्योंकि सब चीजों को बांध के तो रखना ही है ना अपने को, तो कनेक्टिव टिश्यू का यूज करते हैं हम चीजों को बांध के रखने के लिए। बस इन्हीं का नाम याद कर लो। देखो मसल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू चढ़ाया तो इसको कह दो एपीमाइसियम। फिर मसल बंडल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू चढ़ाया उसको कह दो पेरीमाइसियम। और जो ये सेल्स के ऊपर चढ़ाया है कनेक्टिव टिश्यू इसको कह दो एंडोमाइसियम। तो तीन चीजें हो गई, सबसे बाहर एपीमाइसियम, फिर पेरीमाइसियम, फिर एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम हर सेल के ऊपर है, पेरीमाइसियम हर बंडल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू है, और एपीमाइसियम मसल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू है। तभी तुमने एक और टर्म एनसीईआरटी में पढ़ी होगी फेसिया, और वो भी लिखा है कनेक्टिव टिश्यू है, और ये भी लिखा है कि वो मसल के ऊपर की कनेक्टिव टिश्यू है। तो अब बोलोगे मैम ये क्या बात बनी, आप एक तरफ तो बोल रहे हो एपीमाइसियम है और दूसरी तरफ बोल रहे हो फेसिया है मसल के ऊपर। तो देखो बेटा एपीमाइसियम होती है और एपीमाइसियम के भी ऊपर चढ़ी होती है फेसिया, ये होती है फेसिया, ठीक है। और ये सारी की सारी कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये सब कनेक्टिव टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू की शीट है। तो वो अब ये बताओ कि क्यों भाई ऐसा क्यों किया हमने, एपीमाइसियम भी चढ़ाया फेसिया भी चढ़ाया। एपीमाइसियम तो बेटा हर मसल के ऊपर की एक पतली सी कनेक्टिव टिश्यू है, और दो तीन अलग अलग मसल्स के बीच बीच में भर के फेसिया वाला कनेक्टिव टिश्यू रखा हुआ है। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन में फंस जाओ तो यही सीक्वेंस फॉलो करना है कि अंदर तो भाई इसके ऊपर एपीमाइसियम की कनेक्टिव टिश्यू चढ़ी है मसल के ऊपर, और उसके भी बाहर फेसिया का मोटा सा शीट चढ़ा हुआ है जो कि इसको और मसल से अलग करता है, ठीक है। अपने को ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है और ये कनेक्टिव टिश्यूज याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि अपन अभी सीखेंगे आगे कि कहाँ पे हमने ऐसे इन जनरल तो कहा है कि मसल की सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यानी प्लाज्मा लेमा को अपन सार्कोलेमा कह सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है इसको भी हम सार्कोलेमा कह सकते हैं। अभी आप आगे सीखोगे कि 3 टाइप की मसल्स होती हैं, उसमें आप कहाँ पे सार्कोलेमा कह सकते हो कहाँ पे नहीं कह सकते हो। अगर जो तो आपको 4 ऑप्शन आई एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस, तो आप चूज करना कि मस्कुलर टिश्यू को हम मस्कुलर टिश्यू की सेल्स के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा कह सकते हैं। लेकिन आपको उस मसल में भी अगर 3 अलग टाइप्स की मसल्स आएंगी तो अभी हम सीखेंगे किसमें सार्कोलेमा बोलेंगे और किसमें नहीं बोलेंगे। तो ये जो हमने सेक्शन बनाया है ना, या जो एनसीईआरटी ने आपको सेक्शन बना के दिया है वो स्केलेटल मसल का बना के दिया है बेटा। अपनी बॉडी में स्केलेटन से जुड़ी हुई जो मसल्स हैं उसका क्रॉस सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन बना
बना के दिया है। और इसमें जो मसल की सेल्स होती हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा कह सकते हैं। तो ये जो व्हाइट कलर से हमने बनाया है ये है क्या, सार्कोलेमा है। आप एनसीईआरटी का डायग्राम ध्यान से देखेंगे, इसीलिए वहां पे सार्कोलेमा लिखा हुआ है उस लाइन को, क्योंकि ये सार्कोलेमा है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी, स्केलेटल मसल की। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, इतनी बात हो गई। और अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो मायोफाइब्रिल है बेटा, मायोफिलामेंट है, इसके अंदर ही प्रोटीन्स होते हैं। दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक तो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि मसल को तो कॉन्ट्रैक्ट करना है ना मूवमेंट करने के लिए, और कुछ इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उनको कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के अंदर बेटा आते हैं एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है, और उसमें हेल्प करते हैं दो और प्रोटीन, दैट इज ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन रेगुलेटरी प्रोटीन में आते हैं। इस पूरी मायोफिलामेंट के अंदर एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन चारों प्रोटीन पाए जाते हैं जो पूरा एज ए यूनिट काम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, और इनकी स्केलेटल मसल में एक प्रॉपर अरेंजमेंट भी होती है। एक्टिन मायोसिन की एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट की वजह से बेटा डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखते हैं। अब बोलो कि कहाँ पे मैम डार्क बैंड दिखेगा, कहाँ पे लाइट बैंड दिखेगा, तो जहां पे बेटा ये एक्टिन प्रोटीन होता है, एक्टिन प्रोटीन वहां पे पतला बैंड आता है। ये देखो दो मेन प्रोटीन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कौन कौन से, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन, एक तरफ एक्टिन लिख लो, एक तरफ मायोसिन लिख लो, और मोटू और पतलू की जोड़ी बना दो, कुछ भी नहीं करना। एम से याद रखो, मायोसिन से याद रखो मोटा, तो मायोसिन मोटा है, मोटा है यानी थिक बोलो, तो ये जहां पे भी होगा थिक होगा, इसलिए डार्क बैंड बनेगा। ये जहां पे होगा वहां पे डार्क बैंड बनेगा। अब बचा क्या, पतला, ये मोटा हो गया, ये पतला हो गया, पतला यानी कि थिन, और ये जहां पे भी होगा वहां पे लाइट बैंड बन जाएगा। पतला है इसलिए लाइट बैंड बन जाएगा। ठीक है, तो दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन करने में जो हेल्प करते हैं, और ये लाइट और डार्क बैंड बनाते हैं, जिसकी प्रॉपर अरेंजमेंट, सार्कोमियर कैसे बना और ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करें, ये आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपको टिश्यूज में इतना ही जानना है और इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सी 3 टाइप्स की मस्कुलर टिश्यू हैं, मतलब अपनी बॉडी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो बेटा अपनी बॉडी में ये जो मस्कुलर टिश्यू है वो 3 टाइप्स की होती है। मस्कुलर टिश्यू अपने पास 3 टाइप्स की है। एक तो होता है बेटा स्ट्राइएटेड मसल, पहली मसल है स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड का मतलब होता है धारियां होना, स्ट्राइप्स होना, इसीलिए स्ट्राइएटेड मसल को ही स्ट्राइप्ड मसल भी कह सकते हैं, स्ट्राइप्ड मसल। अच्छा, ये जो स्ट्राइएटेड मसल होती है बेटा, स्ट्राइप्ड मसल होती हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। मतलब अगर मुझे डांस करना है तो मैं अपने ब्रेन से मैसेज भेजूंगी और ये मूवमेंट करा रही हूँ यहाँ के हाथों की, यहाँ के मसल्स की। तो जब भी आपको अपनी मर्जी के अनुसार मूवमेंट करने को मिले तो वो होती है वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, दूसरा टाइप होता है स्मूथ मसल, दूसरा टाइप होता है स्मूथ मसल, चिकनी पेशियां। अब ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये बेटा स्ट्राइप्स नहीं होती हैं, इन पे कोई धारियां नहीं होती, तो ये अनस्ट्राइप्ड होती हैं या फिर अनस्ट्राइएटेड कह सकते हो इनको, अनस्ट्राइएटेड या अनस्ट्राइप्ड। ठीक है, और ये अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं करती हैं। जैसे कि मान लो खाना खाया तो थोड़ी हम अपने इसोफेगस को बोल रहे हैं पेरिस्टाल्सिस करने के लिए, तो अगर वो केस है तो वहां पे आ जाएगा मस्कुलर टिश्यू यानी कि इनवॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स। और एक तीसरी मसल होती है बेटा जो होती है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल।
इसको हमने अलग से इसलिए रख दिया है क्योंकि इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज वॉलेंट्री मसल वाली थी, कुछ इनवॉलेंट्री मसल वाली थी, इसीलिए हमने एक तीसरी कैटेगरी बना दी है कार्डियक मसल की। तो ये 3 टाइप्स के मसल्स होती हैं अपनी बॉडी में, जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो आपको ऐसे ही पता चल गए कि ये वाली भाई इस पे स्ट्राइप्स होंगी, यानी ये स्ट्राइएटेड होगी, ये वॉलेंट्री होगी, हमारी इच्छा के अनुसार मूव कर सकती है। ये वाली जो स्मूथ वाली है वो अनस्ट्राइएटेड है, अनस्ट्राइप्ड है और इनवॉलेंट्री है। इनके एक एक और नाम देखो। ये जो स्ट्राइएटेड मसल है ये हमारे स्केलेटन से जुड़ी होती है, मतलब हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई जितनी भी मसल्स हैं उनको हम अपने अकॉर्डिंग विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। मुझे गर्दन घुमानी है, मुझे हाथों का मूवमेंट करना है, सब कुछ भी मुझे करना है तो मैं अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। यानी कि ये मसल्स बेटा स्केलेटन से जुड़ी होती हैं और इसीलिए इनको स्केलेटल मसल कहते हैं, स्केलेटल मसल इन्हीं का नाम है। जबकि ये वाली मसल्स मेरी मर्जी के हिसाब से जो मूव नहीं करती हैं वो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स से जुड़ी हुई हैं, मेरे ईसोफेगस से, स्टमक में अंदर, यूट्रस में, यूरिनरी ब्लैडर में, इन सब जगह पे अंदर जो मसल्स रखी हैं वो मेरी इच्छा के अनुसार मूव नहीं करती हैं। यानी कि वो इंटरनल ऑर्गन्स से जो जुड़ी हैं इनको हम कह सकते हैं विसरल मसल्स, विसरल मसल, क्योंकि आपको विसरल का मतलब पता है इंटरनल होता है, तो इंटरनल ऑर्गन्स से जो मसल्स लगी उनको आप विसरल मसल्स कह सकते हो। ठीक है, तो ये पहली मसल, ये दूसरी मसल, ये तीसरी मसल। आ जाओ कार्डियक मसल पे। ये जो कार्डियक मसल होती है ये एक्चुअल में हमारे हार्ट से एसोसिएटेड जितनी मसल्स हैं उसको कहते हैं। अपने हार्ट में जो मसल्स हैं, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रही हैं, उनके पास दोनों जैसी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए उस मसल को हमने एकदम अलग कर दिया है। यानी कि हार्ट के मायोकार्डियम में जो बीच वाली लेयर होती है मायोकार्डियम, उसमें जो मसल भरी हुई है वो कार्डियक टाइप की है। क्या प्रॉपर्टी उनके पास इसके जैसी और इसके जैसी? बेटा इस पे जैसे धारियां होती हैं वैसी हल्की हल्की धारियां इस पे भी होती हैं, तो ये कैसी हो गई? स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड हो गई। प्लस हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने से पहले हमसे तो नहीं पूछता, वो अपने मन से ही काम करता है, यानी हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वो कैसा हो गया? इनवॉलेंट्री। सो इट इज स्ट्राइएटेड प्लस इनवॉलेंट्री। उसके जैसी कैरेक्टरिस्टिक है इसके पास स्ट्राइएशन होना, इससे हल्की स्ट्राइएशन होती है पर होती है, और इसके जैसा कैरेक्टरिस्टिक है कि अपने विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं करती, हमारे विल के, हमारे सोचने पे अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मूव नहीं करती, इसलिए स्ट्राइएटेड प्लस इनवॉलेंट्री है कार्डियक मसल। अब तीनों का डायग्राम बना के देखेंगे कि तीनों दिखती कैसी हैं। बेटा अगर हम स्ट्राइएटेड मसल बनाएं, स्ट्राइएटेड मसल की जो फाइबर्स होती हैं वो ऐसे कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो, ठीक है। ऐसे सिलेंड्रिकल फाइबर्स आराम से पैरेलली आपस में साथ में जा रही हैं। अब क्या लिखा है कि स्ट्राइएटेड है तो इस पे कुछ स्ट्राइएशंस बनाओ, ऐसे धारियां होंगी इस पे बीच बीच में। चलो हमने धारियां बना दी, कहीं कहीं पे इसमें स्ट्राइएशंस हैं, स्ट्राइप्स प्रेजेंट हैं, तो हमने वही बना दी। ठीक है, अब बेटा हमने क्या किया, इसमें अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनाई है, साइटोप्लाज्म सबका अलग नहीं किया, ये सिर्फ धारियां हैं इसके ऊपर। हमने ये देखा कि ये जो एक फाइबर चल रही है, एक ही फाइबर में बड़ी सारी न्यूक्लियस हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर है। अब ये वाली फाइबर देखो, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि हमने बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई ही नहीं है, इसको पैक नहीं किया एक सेल को, यानी पूरी एक फाइबर चल रही है जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स हैं। तो यही पॉइंट्स को अपन यहाँ पे लिख लेंगे। क्या क्या लिख सकते हैं? इसकी फाइबर्स कैसी हैं? सिलेंड्रिकल फाइबर्स हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर्स हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है। बेटा ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है इसी को सिंक्शियम कहते हैं, सिंक्शियम। सिंक्शियम मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होना। ठीक है, दूसरी बात हो गई है। और यहाँ पे स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, स्ट्राइएशंस जहाँ पे होते हैं, ये स्ट्राइएशंस हैं, स्ट्राइएशंस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे डार्क बैंड बन जाता है, यानी कि इस वॉलेंट्री मसल में आपको डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखेंगे, डार्क एंड लाइट
बैंड्स दिखेंगे। जहाँ पे स्ट्राइएशन होगी वहाँ डार्क बैंड दिखेगा, जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे लाइट बैंड दिखेगा, और ऐसे करके डार्क लाइट ऑल्टरनेट बैंड्स दिखाई देंगे आपको स्ट्राइएटेड मसल पे। यही हमने जब अनस्ट्राइएटेड का स्ट्रक्चर बनाया तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी जो फाइबर्स थी ऐसे सिलेंड्रिकल शेप की नहीं थी, वो कुछ इस टाइप की थी, एस शेप की थी, और दोनों एंड्स आपस में फ्यूज कर रहे थे। टेपरिंग एंड्स कहते हैं इसको, जब एंड्स फ्यूज करते हैं तो इसको टेपरिंग एंड कहते हैं। और ऐसी ही फाइबर साथ में चल रही थी। कुछ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर है इस मसल की फाइबर्स का, और इस मसल के फाइबर्स के अंदर एक एक ही न्यूक्लियस है। एक फाइबर के अंदर एक न्यूक्लियस, एक फाइबर के अंदर एक न्यूक्लियस, यानी ये होंगे यूनी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स। अब अगर आपको इसकी शेप लिखनी होगी तो क्या ही शेप लिखोगे? इस शेप को लिखोगे फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म, ऐसी शेप को फ्यूजिफॉर्म कहते हैं, यानी इनके पास टेपरिंग एंड्स हैं। टेपरिंग एंड्स पे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा कि कौन सी फाइबर होती है जिसके एंड्स टेपरिंग होते हैं, तो स्मूथ मसल फाइबर्स के एंड्स टेपरिंग होते हैं। और इनकी कंडीशन कैसी है? यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड हो गई। और यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे बेटा स्ट्राइएशंस नहीं होती, और इसीलिए हमने इसको अनस्ट्राइएटेड या अनस्ट्राइप्ड भी लिखा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, हार्ट मसल के स्ट्रक्चर पे। जब हार्ट मसल का स्ट्रक्चर हमने देखा तो इसके पास भी सिलेंड्रिकल फाइबर्स ही हैं, पर इसकी सिलेंड्रिकल फाइबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड थी। ये देखो ऐसे आपस में थोड़ी थोड़ी कनेक्टेड हैं, ब्रांचिंग कर रखी है इन्होंने। और इसके अंदर बेटा अलग अलग सेल्स सेपरेट हो रखी थी, और फिर उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि इनकी सेल्स तो यूनी न्यूक्लिएटेड हैं। इनकी सेल्स यूनी न्यूक्लिएटेड हैं, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। यानी कि अगर आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखने होंगे तो पहला तो आप लिखोगे सिलेंड्रिकल फाइबर्स हैं, जैसा कि इसमें सिलेंड्रिकल फाइबर्स थे, इसमें फ्यूजिफॉर्म थे, अगेन इसमें कैसे हैं? सिलेंड्रिकल फाइबर्स हैं। कंडीशन कैसी है? इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, इसमें यूनी न्यूक्लिएटेड, अगेन कैसी आएगी? यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई। अब स्ट्राइएशंस की बात करते हैं। थोड़ी थोड़ी स्ट्राइएशंस इसमें भी प्रेजेंट है बेटा, कहीं कहीं पे यहाँ पे भी हल्की हल्की स्ट्राइएशंस लगा देंगे। ठीक है, यानी कि इसमें भी आप लिखोगे फेंट स्ट्राइएशंस प्रेजेंट, फेंट स्ट्राइएशंस प्रेजेंट। फेंट स्ट्राइएशंस होती हैं बेटा इसमें। ठीक है, इतनी डार्क तो नहीं होती, पर हल्की हल्की स्ट्राइएशन इसमें भी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि स्ट्राइएशंस इसमें है स्केलेटल मसल में और कार्डियक मसल में। हाँ, कार्डियक में स्केलेटल के कंपैरिजन में बहुत हल्की धारियां हैं, हल्की स्ट्राइएशंस है। इतनी तो हो गई इन मसल फाइबर्स के स्ट्रक्चर की बात। अब इनके और कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। आपको पता चल गया कौन कौन सी मसल कहाँ पे है। ये वाली अपने स्केलेटन से जुड़ी है, ये वाली अपने इंटरनल ऑर्गन्स से जुड़ी है। विसरल नाम ही हमने इससे रखा है क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स से जुड़ी हुई मसल्स हैं, और ये वाली हमारे हार्ट से एसोसिएटेड है। और इस टाइप की उनकी स्ट्राइएशंस, स्ट्रक्चर्स ये सब दिखाई देते हैं। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट बात, आ जाओ, कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ऐसे तो हम इन जनरल कहते हैं कि मसल टिश्यू के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है, पर अगर आपको मसल टिश्यू में भी इन तीनों की ऑप्शन मिले तो किसमें सार्कोलेमा कहना है और किसमें नहीं कहना। बेटा आप स्केलेटल मसल में सार्कोलेमा बोलोगे, इसमें सार्कोलेमा होती है। सार्कोलेमा होती क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा लेमा का ही इस मसल में नाम होता है सार्कोलेमा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है जो आपको उतनी डिटेल में नहीं करना है। वो जो मसल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके नीचे हल्की सी कनेक्टिव टिश्यू की शीट चलती है, उन दोनों को मिला के सार्कोलेमा कहा जाता है। ठीक है, सार्कोलेमा के साथ साथ फिर वही लिख लेना अपना, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्को
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन होता है, ये आपको पता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, चलो आ जाओ इस वाले मसल पे। यहाँ पे सार्कोलेमा नहीं कहेंगे हम, स्मूथ मसल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा लेमा को सार्कोलेमा नहीं कहेंगे, तो इधर बेटा प्लाज्मा लेमा ही लिख दो, इधर सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। और फिर से कार्डियक मसल में सार्कोलेमा होता है, यहाँ पे फिर से सार्कोलेमा इज प्रेजेंट। यहाँ पे आप सार्कोलेमा बोलोगे, सार्कोप्लाज्म बोलोगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलोगे। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कैसे ये सिलेंड्रिकल, फ्यूजिफॉर्म सिलेंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जिसको सिंक्शियम कहते हैं, अच्छे से ध्यान रखना। और यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म टेपरिंग एंड्स वाली बात याद रखना। फिर ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। यहाँ पे स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं, ये डार्क लाइट बैंड्स स्ट्राइएशंस की वजह से ही आए हैं, स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइएशंस एब्सेंट है, स्ट्राइएशंस एब्सेंट, इसीलिए हमने इसको अनस्ट्राइएटेड या अनस्ट्राइप्ड कहा है। नहीं भी लिखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल गया है। और यहाँ पे स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे सार्कोलेमा बोलेंगे, यहाँ प्लाज्मा लेमा बोलेंगे, यहाँ पे सार्कोलेमा बोलेंगे। इतनी बात आपको पता चल गई। अब नेक्स्ट अपन करते हैं बेटा ब्लड सप्लाई और इनके थकने की बात। जैसे स्केलेटल मसल है, तो आपको पता है स्केलेटल मसल, अगर आप स्केलेटल मसल को अपनी मर्जी से मूव करा रहे हो, एक दिन आपने जिमिंग करी, एक दिन आप भागने गए और बहुत भाग रहे हो, बहुत ज्यादा ही कर ली, एकदम से एक दिन थक जाती है स्केलेटल मसल। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हम तो स्केलेटल मसल यूज होती है और उसमें वो थक जाती है। स्केलेटल मसल तो आपको पता है मतलब कि बहुत जल्दी थक जाती है, फेंट हो जाती, सॉरी फटीग हो जाती है। स्केलेटल मसल में फटीग देखने को मिलता है, फटीग मतलब थकना, थक जाती हैं ये वाली मसल्स। ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि स्टमक थक गया है, ईसोफेगस थक गया है, पेरिस्टाल्सिस नहीं करेगा, या यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स थक गई हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन पास आउट नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब स्मूथ मसल्स जनरली थकती नहीं है। डू नॉट फेंट, डू नॉट शो फटीग, डू नॉट शो फटीग। जबकि कार्डियक मसल पे अगर हम बात करें, मान लो ये मसल तो कभी को मान लो थोड़ा बहुत थक भी गई, हल्का सा कोई फंक्शन एक दो दिन के लिए उसने खराब कर भी दिया, पर क्या कार्डियक मसल को हम कभी भी थकना अलाउ कर सकते हैं? कभी भी नहीं। अगर कार्डियक मसल थक गई तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। इट नेवर फटीग्स, ये कभी भी फटीग नहीं शो कर सकती। इसने जब फटीग शो किया तो उसके बाद कुछ शो करने लायक नहीं रहेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो इट शो फटीग। यहाँ पे कभी कभी थकान होती है और यहाँ पे तो कभी थकान हो ही नहीं सकती। ये अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है इन मसल्स से रिलेटेड। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट से। उसके बाद आते हैं बेटा प्रोटीन्स के नाम पे। आपने एक्टिन मायोसिन का नाम सुना है कि मसल्स में एक्टिन मायोसिन होते हैं, तो यहाँ पे उस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। मसल का काम है मूवमेंट करना, और अगर मूवमेंट चाहिए तो कॉन्ट्रैक्शन करनी होगी, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तो एक्टिन मायोसिन चाहिए होंगे। तो बैंड्स हैं या नहीं वो अलग बात है, पर एक्टिन मायोसिन बेटा सबके पास होते हैं। एक्टिन मायोसिन जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, वो कहीं नहीं जाएंगे। एक्टिन मायोसिन की बस बढ़िया सी अरेंजमेंट यहाँ पे हो गई है जिससे डार्क लाइट बैंड बन रहा है। यहाँ पे वैसी सुंदर अरेंजमेंट नहीं हुई है, यहाँ पे वैसी हल्की हल्की अरेंजमेंट हुई है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि एक्टिन मायोसिन ही नहीं होगा, एक्टिन मायोसिन सबके पास होगा, तभी सब कॉन्ट्रैक्शन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं अपन कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल में बेटा यहाँ पे देखो, जहां जहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई है वहां पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वहां पे कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जहां पे सेल्स आपस में फ्यूज कर रही हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, इनको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क।
ये इंटरकैलेटेड डिस्क है क्या? बेटा हम क्या चाहते हैं कि जब स्मूथ मसल्स जब कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो एज अ यूनिट फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। ऐसा नहीं कि मैसेज फैलने में बड़ा टाइम लग रहा है और टाइम लगने के बाद हम बड़ी धीरे से कॉन्ट्रैक्शन हो पा रही है हार्ट की, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और इस चीज में टाइम लग रहा है, हम ये नहीं चाहते। इसीलिए हमने क्या किया है, कुछ ऐसे कनेक्शंस बनाए हैं सेल्स के बीच में जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, जिससे मैसेज पूरे के पूरे कार्डियक मस्कुलेचर में, जो उसका मायोकार्डियम में, जल्दी फैल जाएगा। यानी ये बूस्टर्स का काम करते हैं। जो इंपल्स फैल रही है, मैसेज फैल रहा है कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन का, पूरे के पूरे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन का, उसके लिए बूस्टर का काम करता है। बूस्टर फॉर इंपल्स कंडक्शन, बूस्टर फॉर इंपल्स कंडक्शन। ठीक है, अब ये है क्या, इनके बीच में कनेक्शन तो किया हमने, कौन सी चीज से कनेक्शन किया बेटा? इस इंटरकैलेटेड डिस्क में पहले तो गैप जंक्शंस होते हैं, एक तो गैप जंक्शंस से हमने इनके बीच में कनेक्शन डाला है, और दूसरा बेटा इसके बीच में डेस्मोसोम होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि इंटरकैलेटेड डिस्क में यानी कि कार्डियक मसल्स के सेल्स के बीच में कनेक्शन कौन सा है, तो वो कनेक्शन है बेटा गैप जंक्शन प्लस डेस्मोसोम। जनरली आपको मेनली सिर्फ गैप जंक्शन ध्यान रखना है, लेकिन अगर आपको ऐसी ऑप्शन मिलती है जिसमें आप गैप जंक्शन के साथ डेस्मोसोम भी चूज कर सकते हो तो आप उसी को चूज करोगे, दोनों करेक्ट हैं। अगर एक ही ऑप्शन मिलती है गैप जंक्शन की तो आप गैप जंक्शन को चूज करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको कार्डियक मसल्स में ही याद रखनी है वो ये देख रहे हो, ये मसल्स के बीच में ये जो कनेक्शन बना हुआ है, ये सिर्फ इसी में देखने को मिल रहा है तुम्हें। इसके फाइबर अलग अलग है, इसके फाइबर अलग अलग है, पर इसके फाइबर अलग अलग नहीं, आपस में ऐसे कनेक्टेड है। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसको कहते हैं ऑब्लिक ब्रिज, इसको कहते हैं बेटा ऑब्लिक ब्रिज, ऑब्लिक ब्रिजेस। ऑब्लिक मतलब टेढ़े टेढ़े, ये जो ब्रिजिंग हो रखी है जिससे ये फाइबर्स आपस में कनेक्टेड है, इसी को कहते हैं ऑब्लिक ब्रिजेस। तो बेटा ये जो ऑब्लिक ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट है, ऑब्लिक ब्रिजेस प्रेजेंट होना और इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होना, ये सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स में ही पाया जाता है, बाकी दोनों मसल्स में नहीं पाया जाता। तो आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हो कि इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क अगर आपसे पूछे स्केलेटल मसल में तो एब्सेंट, यहां पे पूछे तो एब्सेंट, और सिर्फ यहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिमिलरली ऑब्लिक ब्रिजेस आपसे पूछे, ऑब्लिक ब्रिजेस, तो ऑब्लिक ब्रिजेस बेटा वो भी स्केलेटल में एब्सेंट, स्मूथ में एब्सेंट, और सिर्फ कार्डियक मसल्स में पाई जाएंगी। इतने डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं इन बिटवीन दीज थ्री मसल्स विद डायग्राम्स। मस्कुलर टिश्यू के ये तीन टाइप्स होते हैं, तीनों के ऐसे ऐसे फाइबर्स के डायग्राम याद रखेंगे और उसके साथ उनकी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक याद रखेंगे। अगर कोई पूछे कि कहाँ पे प्रेजेंट है तो आपको पता है, स्केलेटन से रिलेटेड जितनी चीज पूछेगा स्केलेटल मसल्स में डाल देंगे। कोई इंटरनल ऑर्गन पूछेगा यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी मसल है, ईसोफेगस में अंदर कौन सी मसल है, स्टमक में अंदर कौन सी मसल है, तो ये सब आ जाएंगे स्मूथ मसल्स में। और उसके अलावा फिर आता है हार्ट से रिलेटेड कौन सी मसल है, तो वो आ जाएगी कार्डियक मसल्स में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू, यू हैव टू रिमेंबर। ये थ्री टाइप्स उसके मसल के बारे में बेसिक जितनी बातें हैं, और तीनों टाइप्स में क्या डिफरेंस है इस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। तो इनको अच्छे से रट लेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।